everyone and welcome back. I am Sakshi. I am back again with a new video regarding KVS PGT Biotechnology. आज की वीडियो में हम लोग KVS PGT Biotechnology के फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड MCQ सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि PYQs के ऊपर दो वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं जिसमें हमने 2014 का बायोटेक्नोलॉजी का पेपर डिस्कस किया है। उसका थर्ड पार्ट भी आज या कल मैं अपलोड कर दूंगी, तो अगर आपने ये दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हो। इसके अलावा MCQs की वीडियोस भी ऑलरेडी अपलोडेड हैं, वो भी आप लोग जाकर देख सकते हो। शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, टर्म बायोटेक्नोलॉजी वॉज फर्स्ट यूज्ड इन 1917 टू डिस्क्राइब। बायोटेक्नोलॉजी टर्म को पहली बार 1917 में यूज किया गया था। आपसे पूछा है कि ये किसके लिए यूज किया गया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेसेस के लिए, प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए, एनिमल सेल कल्चर प्रोसीजर्स के लिए, या फिर लार्ज स्केल फर्मेंटेशन फॉर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल केमिकल्स। लार्ज स्केल पर फर्मेंटेशन के थ्रू इंडस्ट्रियल केमिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोसीजर यूज किया जाता था उसके लिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, दैट इज लार्ज स्केल फर्मेंटेशन फॉर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल केमिकल्स। आगे आपसे पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग रिपोर्टेड फर्मेंटेशन ऑफ शुगर टू लैक्टिक एसिड फॉर द फर्स्ट टाइम। शुगर की फर्मेंटेशन इनटू लैक्टिक एसिड किसने डिस्कवर की थी। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, लुइस पास्चर, एरिस्टोटल या फिर नायरनबर्ग। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने पहली बार शुगर की फर्मेंटेशन इनटू लैक्टिक एसिड डिस्कवर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर GMOs। GMOs क्या होते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुज जेनेटिक मटेरियल इज चेंज्ड। ऐसे प्लांट्स, एनिमल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनका जेनेटिक मटेरियल चेंज किया गया है। प्लांट्स हुज DNA इज मॉडिफाइड। ऐसे प्लांट्स जिनका DNA मॉडिफाई किया गया है। एनिमल्स इन्फेक्टेड विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स जिनको इन्फेक्ट करवाया गया है बाय माइक्रोब्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स इन्फेक्टेड विद माइक्रोब्स, ऐसे माइक्रोब्स, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जिनको माइक्रोब से इन्फेक्ट करवाया गया है। तो GMOs क्या होते हैं। GMOs का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स या एनिमल्स की बात नहीं हो रही है बल्कि ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। तो इसमें प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तीनों आएंगे। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके हो जाएंगे इनकरेक्ट और ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका DNA या RNA जेनेटिक इंजीनियरिंग से चेंज किया गया होता है, जिनके जेनेटिक मटेरियल में कुछ मॉडिफिकेशंस की गई होती हैं। फिर पूछा है, टर्म बायोटेक्नोलॉजी वॉज क्वाइंड बाय। बायोटेक्नोलॉजी टर्म को पहली बार किसने क्वाइन किया था। एरिस्टोटल ने, लुइस पास्चर ने, कैरोली एरिकी ने या फिर फ्लेमिंग ने। सो टर्म बायोटेक्नोलॉजी जो है इसे पहली बार कैरोली एरिकी ने यूज किया था 1919 में। ये एक हंगेरियन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे और इन्हीं को फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। Next question is, Department of Biotechnology was established in dash by dash. Department of Biotechnology को कब और किसके द्वारा establish किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन इज 1980 बाय देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 1980 में उस समय के प्राइम मिनिस्टर द्वारा। 1986 बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 1980 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर 1986 बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज 1986 बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर पूछा है, फर्स्ट इंडियन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी वॉज। पहली इंडियन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी का क्या नाम था। भारत बायोटेक, पेनेशिया बायोटेक, सिप्ला या फिर बायोकॉन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज बायोकॉन। बायोकॉन इंडिया की पहली बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। भारत बायोटेक नहीं करना है, बहुत सारे बच्चे ऐसी मिस्टेक्स करते हैं। फिर पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोटेक रिलेटेड इशू ऑफ पब्लिक कंसर्न। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बायोटेक रिलेटेड इशू नहीं है जिससे पब्लिक को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। पहला ऑप्शन है बायोटेररिज्म, सेकंड इज एथिकल इश्यूज, हार्म टू इन्वायरमेंट एंड GMOs या फिर लैब प्रोसीजर्स। तो बायोटेररिज्म का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई करना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करना डिजीजेस को स्प्रेड करने के लिए। आप लोगों ने बायो वेपन्स के बारे में सुना होगा। इन्फेक्शियस एजेंट्स या हार्मफुल बायोलॉजिकल या फिर बायोकेमिकल सब्सटेंसेस को यूज करके इन्फेक्शंस फैलाना, इसे हम कहते हैं बायो टेररिज्म। सो बायो टेररिज्म जो है ये एक पब्लिक कंसर्न होता है। फिर बोला है एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज में सोशल और लीगल इश्यूज जो हैं वो आ जाते हैं,
जैसे किसी की डिस्कवरी को मिसयूज़ करना या फिर हेल्थ केयर इश्यूज जो हैं वो इसमें चले आते हैं। फिर है हार्म टू इन्वायरमेंट एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करना या फिर इन्वायरमेंट को हार्म करना बायोकेमिकल्स के यूज़ से, तो ये भी एक एथिकल कंसर्न है। ए, बी और सी तीनों आपके एथिकल कंसर्न है, लेकिन लैब प्रोसीजर्स जो हैं ये बायोटेक रिलेटेड पब्लिक कंसर्न में नहीं आते, क्योंकि ये सिर्फ लैब से रिलेटेड होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर पूछा है द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट वाज इंस्टीट्यूटेड बाय। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, जो कि एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जो जीनोम मैपिंग के ऊपर काम करता है, इसे किसके द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया था? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड डब्ल्यूएचओ, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ एंड डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। जेनेटिक कोड was decoded successfully for the first time in 1961 by। जेनेटिक कोड को पहली बार 1961 में डिकोड किया गया था। आपसे पूछा है कि ये किसने किया था? स्टर्नबर्ग एंड नायरनबर्ग, नायरनबर्ग एंड हरगोबिंद खुराना, डिक्सन एंड जॉली, मिलर एंड स्टैनले। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन, यानी कि नायरनबर्ग एंड हरगोबिंद खुराना, इन दोनों ने मिलकर पहली बार जेनेटिक कोड को डिकोड किया था। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन मेडिसिनल प्रोटीन डैश was developed in डैश। पहली ह्यूमन मेडिसिनल प्रोटीन कौन सी थी और उसकी डिस्कवरी कब की गई थी? ह्यूमुलिन इन 1980, क्रिएटिन इन 1990, इंसुलिन इन 1982 या फिर कैराटिन इन 1982। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन जो है ये पहली रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन मेडिसिनल प्रोटीन है जिसकी डिस्कवरी 1982 में की गई थी। अगर मैं बात करूं ह्यूमुलिन की, तो ह्यूमुलिन जो है ये इंसुलिन के लिए ही यूज किया जाता है। पहले इंसुलिन को ह्यूमुलिन बोला जाता था, लेकिन अगर यहाँ पर 1982 होता तो ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता था, लेकिन यहाँ पर डेट जो है वो गलत है। आपको याद रखना है कि ह्यूमुलिन वर्ड जो है ये इंसुलिन के लिए ही यूज किया गया था। फिर बोला है द अनलकी ऑन्को माउस। अनलकी ऑन्को माउस क्या है? वॉज रेजिस्टेंट टू कैंसर, ये कैंसर रेजिस्टेंट था। वॉज इंजीनियर टू गेट कैंसर 10 months आफ्टर बर्थ टू इन्वेस्टिगेट कैंसर। इसको कैंसर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऐसे इंजीनियर किया गया था, इसके अंदर कुछ ऐसी जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की गई थी जिसकी वजह से बर्थ के 10 months बाद इसमें कैंसर जो है वो डेवलप होना था। वॉज रेजिस्टेंट टू कैंसर, ये कैंसर रेजिस्टेंट था बट गॉट कैंसर आफ्टर 10 months ऑफ बर्थ, लेकिन बर्थ के 10 months बाद इसमें कैंसर देखा गया, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन, दैट इज was engineered to get cancer 10 months after birth to investigate cancer। तो अनलकी ऑन्को माउस जो है ये एक नॉकआउट माउस था। इसमें कुछ जीन्स को नॉकआउट किया गया था, यानी कि उनको उनके एक्सप्रेशन को रोका गया था, ताकि ये जो माउस हैं किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में इनमें कैंसर की डेवलपमेंट हो और कैंसर पर इन्वेस्टिगेशन की जाए। फिर पूछा है फर्स्ट बायोटेक बिजनेस टू डेवलप डीएनए रीअरेंजिंग टेक्नोलॉजी वाज। पहला बायोटेक बिजनेस या पहली बायोटेक कंपनी जिसने डीएनए रीअरेंजिंग टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया था वो कौन सी थी? पेनेशिया बायोटेक, एमजेन, थर्मो फिशर साइंटिफिक या फिर जेनेंटेक। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है जेनेंटेक। In 1975 फर्स्ट हाइब्रिडोमास वर जनरेटेड बाय। 1975 में पहले हाइब्रिडोमास को जनरेट किया गया था। आपसे पूछा है कि वो साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी? वॉल्टर गिलबर्ट, हरगोबिंद खुराना, नाइजियर या फिर नायरनबर्ग। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर फर्स्ट, दैट इज वॉल्टर गिलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड डीएनए एंड डीएनए डबल हेलिक्स आर। वो साइंटिस्ट जिन्होंने डीएनए को और डीएनए डबल हेलिक्स को डिस्कवर किया था वो कौन थे? फ्रेडरिक मिशर एंड वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक, मार्शल नायरनबर्ग एंड वाटसन एंड क्रिक, रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड नायरनबर्ग। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन। फ्रेडरिक मिशर जो है इन्होंने डीएनए की डिस्कवरी की थी एज अ जेनेटिक मटेरियल, लेकिन डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो वाटसन और क्रिक ने दिया था। अगर आपको पेपर में पूछा जाता है हु डिस्कवर्ड डीएनए, उस केस में आप लोग फ्रेडरिक मिशर के साथ जाओगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि हु डिस्कवर्ड डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए, तब आप वाटसन और क्रिक के साथ जाओगे।
अगला क्वेश्चन है, लुइस पास्चर इन 1857 established that anaerobic fermentation occurs as a result of anaerobic life. लुइस पास्चर ने 1857 में ये डिस्कवर किया था कि जो एनारोबिक फर्मेंटेशन है उसके लिए एनारोबिक लाइफ रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। ही रिकॉग्नाइज्ड 3 टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन, उसने 3 तरह की फर्मेंटेशन प्रोसेसेस को रिकॉग्नाइज किया। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको वो ऑप्शन चूज करना है वो जो उन 3 टाइप्स में नहीं था। गैस फर्मेंटेशन, इथेनॉल फर्मेंटेशन, अल्कोहल फर्मेंटेशन या फिर एसिड फर्मेंटेशन। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है बी, और यही आपका सही ऑप्शन है क्योंकि आपसे इनकरेक्ट ही पूछा गया है। तो लुइस पास्चर ने गैस फर्मेंटेशन, अल्कोहल फर्मेंटेशन और एसिड फर्मेंटेशन को रिकॉग्नाइज किया था। During World War First, जर्मनी adapted fermentation process to make. वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान जर्मनी ने फर्मेंटेशन प्रोसेस को अडेप्ट किया था, क्या बनाने के लिए? नाइट्रोग्लिसरीन, ग्लिसरीन, अल्कोहल या फिर पेनिसिलिन। यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन को एज एक्सप्लोजिव यूज किया गया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वार वन। आगे पूछा है, द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है? कैलकुलेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम का कैलकुलेशन करना, ये बिल्कुल भी नहीं है। फॉर्मुलेट प्रोसीजर्स टू मॉडिफाई ह्यूमन जीनोम को मॉडिफाई करने के लिए प्रोसीजर्स को फॉर्मुलेट करना, ये भी नहीं है। मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने मिलकर इंस्टीट्यूट किया था ह्यूमन जीनोम को मैप करने के लिए। इस प्रोजेक्ट का गोल है इंटायर ह्यूमन जीनोम के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना, और इस प्रोजेक्ट को इस होप से फॉर्मुलेट किया गया है कि इसकी सक्सेस के साथ में बहुत सारी इलनेसेस, बहुत सारी डिजीजेस का जो ट्रीटमेंट है वो हमें मिल जाएगा, जेनेटिक माल फंक्शन के रीजंस हमें मिल जाएंगे जिसकी वजह से हम उन्हें करेक्ट कर पाएंगे। पूछा है, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ हैजर्डस ड्रग्स। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको वो ऑप्शन चूज किया है जिसमें चारों के चारों हैजर्डस ड्रग्स हैं। मेडिसिन, एक्सप्लोजिव्स, गैसेस या फिर फ्लेमेबल सॉलिड्स। तो यहाँ पर जो मेडिसिन हैं ये हैजर्डस ड्रग्स के अंदर नहीं आती, हैजर्डस ड्रग्स की कैटेगरी में हम मेडिसिन को नहीं रखते। एक्सप्लोजिव भी आते हैं, गैसेस भी आती हैं और फ्लेमेबल सॉलिड्स भी आते हैं। सेकेंड ऑप्शन में है फ्लेमेबल सॉलिड्स, फ्लेमेबल लिक्विड्स, गैसेस एंड एक्सप्लोजिव। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये चारों के चारों हैजर्डस ड्रग्स में आते हैं। सी ऑप्शन में पहले फर्टिलाइजर्स दिए है, ये हैजर्डस नहीं है। डी ऑप्शन में है एक्सप्लोजिव, फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, गैसेस एंड एक्सप्लोजिव्स, तो ये भी आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। फिर पूछा है, बायोएथिक्स रेफर्स टू। बायोएथिक्स का क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ एथिक्स टू वर्क इन लेबोरेटरीज, लेबोरेटरी में काम करने के एथिक्स की स्टडी को हम बायोएथिक्स बोलते हैं, ये इनकरेक्ट है। स्टडी ऑफ एथिक्स टू बी एम्प्लॉयड इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में जो एथिक्स एम्प्लॉय किए जाते हैं उनकी स्टडी। स्टडी ऑफ एथिकल यूज ऑफ लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोसीजर्स, लैब इंस्ट्रूमेंट्स और प्रोसीजर्स का एथिकल यूज की स्टडी। या फिर स्टडी ऑफ एथिकल, सोशल एंड लीगल इश्यूज दैट अराइज इन बायोमेडिसिन एंड बायोमेडिकल रिसर्च। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बायोएथिक्स जो है ये बायोमेडिसिन और बायोमेडिकल रिसर्च के रिलेटेड एथिकल, सोशल और लीगल इश्यूज की स्टडी को बोला जाता है। फिर पूछा है, व्हाट डज QA एंड QC स्टैंड फॉर। QA और QC जो है इनकी क्या फुल फॉर्म होती है? क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्यूइंग कंट्रोल, क्वालिटी एडजस्टमेंट एंड क्वालिटी कंप्लीशन, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल या फिर क्वालिटी एडजस्टमेंट एंड क्यूइंग कंट्रोल। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, दैट इज क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि और भी जो वीडियोज़ आने वाली हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।